आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड आज विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी। तो आज हम लोग टीजीटी का मॉडल पेपर हल करने वाले हैं और यह मॉडल पेपर हल करना प्रारंभ किया जाए इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लेने से जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो बिना समय गंवाए साथियों प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या का पहला प्रश्न। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। उपयुक्त चर्चित पंक्तियों का रचनाकार आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प डी को छोड़ करके प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी को, तो सी विकल्प के साथ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। अगला प्रश्न है कि सरोज स्मृति किस श्रेणी की रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य में पहला श्रेष्ठ शोक गीत माना जाता है। तो बी विकल्प के साथ अगर आप गए तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और संस्कृति के 4 अध्याय, मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने हुंकार, उर्वशी, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रेणुका, रश्मिरथी, परशुराम प्रतीक्षा और नील कुसुम हारे को हरिनाम जैसी रचनाओं को रचना करने वाले रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर को चुना होगा। तो डी विकल्प के साथ बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न संख्या 4 है कि नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर बनेगा महादेवी वर्मा। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली उदाहरण है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली किसका उदाहरण है, इसमें से आपको जवाब बताना है। और जैसा कि आप जानते हैं 1916 ईस्वी में लिखा गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा जूही की कली कविता एक मुक्तक छंद है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की व्यंग परक रचना कौन सी है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प बी कुकुरमुत्ता चुना होगा। तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि आषाढ़ का एक दिन किस लेखक की नाट्यकृति है। तो आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे और लहरों के राजहंस जैसे नाटकों की रचना करने वाले रचनाकार मोहन राकेश की कृति है। सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है बड़ा मजेदार प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतीय युग के नाटककार श्रीनिवास दास ने की है। तो श्रीनिवास दास द्वारा क्या लिखा गया इसमें से ऐतिहासिक नाटक है संयोगिता स्वयंवर। विकल्प बी के साथ आप बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें से आपको तार सप्तक के कवि कौन नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने शमशेर बहादुर सिंह को चुना तो सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, इसमें इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। और जैसा कि आप जानते हैं अंधेर नगरी, बैद की हिंसा हिंसा न भवती और भारत दुर्दशा, यह रचनाएं जो हैं
भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई हैं, जबकि भारत हरण देवकी नंदन त्रिपाठी की रचना है। भारत हरण देवकी नंदन त्रिपाठी की रचना है। तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प ए चुन लिया है तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में रिपीटेड प्रश्न है कि उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है। तो जोंक कैसी एकांकी है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट किया है सामाजिक व्यंग तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि वह स्थान जहां नृत्य, नाटक, खेल आदि हो क्या कहलाता है। तो वह स्थान जहां पर नृत्य, नाटक, खेल आदि होते हैं वह कहा जाता है रंगमंच। विकल्प ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। नाटक खेलने का स्थान जहां पर नाटक खेला जाता है वह जो है रंगमंच कहलाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें मोहन राकेश द्वारा लिखा गया नाटक आपको चयनित करके बताना है। तो जन्मेजय का नाग यज्ञ जो है यह तो लिखा गया है जयशंकर प्रसाद, और सिंदूर की होली और मिस्टर अभिमन्यु ये दोनों लक्ष्मी नारायण की कृतियां हैं। तो विकल्प इसमें अगर डी आपने चयनित किया है तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे और लहरों के राजहंस मोहन राकेश द्वारा लिखे गए प्रमुख नाटक हैं। अगला प्रश्न है कि रैदास का दूसरा नाम क्या है, यानी रैदास को किस अन्य नाम से जाना जाता है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने रविदास चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है। ये वही रैदास या रविदास हैं जो मीराबाई के गुरु थे तथा रामानंद के शिष्य माने जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियों की अगर बात की जाए तो मन चंगा तो कठौती में गंगा और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, बड़ी चर्चित पंक्तियां हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न है कि नीमा किस कवि की माता का नाम था। तो नीरू और नीमा नाम के एक जुलाहे दंपति ने लालन पालन किया था उस रचनाकार का, और नाम है कबीरदास। सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। ऐसा माना जाता है कि इन्हें किसी विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया था जो कि एक तालाब पर नीरू नीमा नामक दंपति को मिले थे। अगला प्रश्न है कि बरवै नायिका भेद के रचनाकार कौन है। बरवै नायिका भेद के रचनाकार आपको बताना है, और 1510-15 के आसपास रची गई यह रचना रहीम दास द्वारा लिखी गई है। विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब है। रसलीन की अगर चर्चित रचना की बात की जाए तो अंग दर्पण, बिहारी की बिहारी सतसई और मतिराम की रसराज प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निम्बार्काचार्य का संबंध किससे है, इसका आपको जवाब बताना है। और जैसा कि आप जानते हैं सनकादिक संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य का संबंध जो है द्वैताद्वैतवाद से होगा। विकल्प सी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन है। फटाफट आंसर ट्रिक करिए। कविता क्या है, यह निबंध किस रचनाकार द्वारा लिखी गई है, इसका आपको जवाब बताना है। तो लज्जा, घृणा, भक्ति, ग्लानि, ईर्ष्या, लोभ, प्रीति जैसी रचनाएं करने वाले रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह निबंध है। विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है, इसका आपको जवाब बताना है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है यह ललित निबंध संग्रह लिखा गया है चितवन की छां, आंगन का पंछी, बंजारा मन, कदम की फूली डाल जैसे निबंधों की रचना करने वाले रचनाकार विद्यानिवास मिश्र जी द्वारा। सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भ्रमर गीत में गोपियों के समकक्ष उद्धव किस भूमिका में है, इसका आपको जवाब बताना है। भ्रमर गीत में गोपियों के समकक्ष उद्धव किस भूमिका में है, इसका आपको जवाब बताना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भ्रमर गीत
जो है यह मथुरा से कृष्ण का संदेशा लेकर के उद्धव जी आते हैं और निर्गुण सगुण के बीच एक जो है बहुत बड़ा प्रतिद्वंद इसमें दिखाया गया है और यहाँ पर निर्गुण पर सगुण भक्त की विजय को दर्शाया गया है। तो यह जो है एक संदेशवाहक के रूप में उद्धव जी होते हैं। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? तो सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज उनके स्वर्गवास होने पर जो है कहा था विठल नाथ ने कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाए कछु लेना होय सो लेव। तो जवाब में अगर आपने विठल नाथ चुना है तो डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि इसमें से कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प सी ही दिया होगा। अगला प्रश्न है कि 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? तो 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता यह जो है विठल नाथ द्वारा लिखी गई, नहीं 84 वैष्णवन की वार्ता जो है यह गोकुल दास द्वारा लिखी गई है और 252 वैष्णवन की वार्ता यह भी जो है गोकुल दास द्वारा ही लिखी गई है, जिसमें जो है 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन देखने को मिलता है और 252 वैष्णवन की वार्ता में विठल नाथ के शिष्यों का वर्णन देखने को मिलता है। तो विकल्प सी के साथ आप बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 24 कि सचिव वैद गुरु तीन ज्यों प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तनि तीन कर होहि बेगहि नास। उपर्युक्त दोहा रामचरितमानस के किस कांड में से लिया गया है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इस प्रश्न का जवाब सुंदर कांड अगर आपने सेलेक्ट किया तो सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। पहला कांड बाल कांड आता है, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6वां लंका कांड और लास्ट में उत्तर कांड आता है। आइए बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 25 की तरफ। तो स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? इसका आपको जवाब बताना है। बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है और बहुत रिपीटेड प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने राम भक्ति शाखा चुना होगा। तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। इन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी। सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास ने कलिकाल से मुक्ति हेतु कौन सी रचना लिखी है? तो तुलसीदास द्वारा लिखी गई वह रचना 279 पदों में ब्रज भाषा में लिखी गई रचना विनय पत्रिका है। विकल्प बी इसका राइट आंसर है, जो कि एक गीत काव्य है। यह गीत काव्य विधा की रचना है। अगला प्रश्न है कि मृगावती किसकी रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। मृगावती का रचनाकार आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि मृगावती लिखी गई है कुतुबन द्वारा। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। 1503 ईस्वी इसका रचनाकाल। वहीं जो है उस्मान द्वारा लिखी गई चर्चित रचना चित्रावली है, जो 1613 ईस्वी जिसका रचनाकाल। तो मंजन द्वारा मधुमालती और जैसी द्वारा पद्मावत, ये रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं और अक्सर पूछी जाने वाली रचनाएं हैं। तो साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जैसी की कौन सी रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। तो जैसी की रचना आपको बताना है और जैसी की रचना अगर आपने पद्मावत चुना तो डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कृष्णा सोपती द्वारा लिखित संस्मरण कृति इसमें से कौन सी है? और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट किया होगा हम हसमत। तो ए विकल्प इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कृष्णा सोपती द्वारा लिखा गया हम हसमत संस्मरण है विकल्प ए। अगला प्रश्न है लाल तारा कृति के रचनाकार कौन है? और जैसा कि आप जानते हैं लाल तारा कृति राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखी गई है। लाल तारा के रचनाकार राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। तो यह रेखा चित्र विधा की रचना है।
विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कवित रत्नाकर किस भाषा में लिखा गया है। तो आप जानते हैं कि कवित रत्नाकर ब्रज भाषा में लिखा गया है, जिसके रचनाकार हैं सेनापति। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रीति मुक्त कवि नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है, इस प्रश्न का आपको जवाब बताना है। तो इसमें बिहारी रीति बद्ध कवि हैं, इसके अलावा घनानंद बोधा आलम रीति मुक्त कवि हैं। तो विकल्प इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भूषण का वास्तविक नाम क्या था। तो भूषण का जो वास्तविक नाम था वो घनश्याम दास था। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक किस आचार्य को माना है। रीतकाल का प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को माना है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सुजान सागर के लेखक कौन हैं। सुजान सागर घनानंद की बड़ी प्रसिद्ध रचना है। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। विरह लीला कोकसार रसकेल वल्लरी और कृपा कांड जैसी रचनाएं भी घनानंद ने की हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सुजान सागर पूछी जाती है। तो विकल्प ए आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है, इसका आपको जवाब बताना है। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है, इसका आपको जवाब बताना है। और मुझे उम्मीद है कि आपने राहुल सांकृत्यायन जी को इसका उत्तर चुना होगा। तो सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था, और जवाब में आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र को चुना। तो वी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है कि किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की। 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना किसने की, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र चुन लिया आपने, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि क्या निर्धारित की है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इस प्रश्न का जवाब फटाफट उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का जवाब विक्रमी संवत 1925 से 1950 की जो अवधि है, विक्रमी संवत 1925 से 1950 की यह जो है प्रथम उत्थान की अवधि शुक्ल ने माना है। विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बड़ा चर्चित इतिहास ग्रंथ है, और इस इतिहास ग्रंथ की इस समय इतनी डिमांड बढ़ गई है कि पुस्तक मार्केट में जो है आउट ऑफ स्टॉक चल रही है। डॉक्टर बच्चन सिंह अगर आपने इसका जवाब दिया तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा आपको बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विक्रमी संवत 1050 से 1375 अगर दिया है, तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से ऐसे भी हल कर सकते हैं। देखिए, यह है ही नहीं, यह हो ही नहीं सकता, और इसमें आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और विकल्प ए के साथ ट्रिक कर जाइए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 42 में जो है अगर आपने अज्ञेय जी को चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है। बी विकल्प इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बाकी
रामविलास शर्मा ने मार्क्स, ट्रोत्स्की और एशियाई समाज की जो है जीवनी लिखी थी, तो वहीं उनकी अन्य जीवनी है निराला की साहित्य साधना। तो अमृत राय की चर्चित जीवनी है कलम का सिपाही, तो विष्णु प्रभाकर ने लिखा आवारा मसीहा। अगला प्रश्न है कि जीप पर सवार इल्लियां किसकी हास्य व्यंग रचना है? तो जीप पर सवार इल्लियां यह शरद जोशी की रचना है। विकल्प 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44 है कि विद्यापति के पद किस भाषा में लिखे गए हैं? इसका आपको जवाब बताना है। तो विद्यापति के जो पद हैं वह किस भाषा में लिखे गए हैं? तो फटाफट इसका उत्तर ट्रिक करिए, और अगर आपने उत्तर में मैथिली सेलेक्ट किया, इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है, बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौन सी विद्यापति की रचना इसमें नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें कीर्ति पताका, पदावली और कीर्ति लता विद्यापति की रचना है, जबकि गीत गोविंद जयदेव की रचना है। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने स्वीकार किया है? इसका आपको जवाब बताना है। तो स्वयंभू को हिंदी तथा ब्रज का प्रथम कवि मानने वाले हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस इसमें कौन सा है? तो आदिकालीन साहित्य में अगर प्रमुख रस की बात की जाए तो ज्यादातर वीर रस की ही प्रधानता रही है, और इसी को उद्देश्य में ध्यान में रख करके वीर गाथा काल की संज्ञा जो है शुक्ल जी ने दी थी। तो डी विकल्प के साथ आप राइट आंसर के साथ हैं। ऐसा नहीं है कि आदिकाल में अन्य जो है रसों में रचना नहीं की गई, लेकिन बाहुल्य जो था वो वीर का था, इसलिए डी विकल्प के साथ आप राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न कि अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आपको जवाब बताना है। तो आप जानते हैं शब्द की 3 शक्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। और लक्षणा व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां किस पर आश्रित होती हैं? तो अभिधा पर होती हैं। तो अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है, यह तो गलत विकल्प है। लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है, यह भी गलत है। अभिधा शब्द शक्ति और लक्षणा और व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है, यह भी गलत है। लेकिन लक्षणा और व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चंपू, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चंपू के भेद हैं। तो चंपू काव्य के 2 भेद होते हैं, विरुद्धक और करम्भक। विरुद्ध और करम्भक। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें जो है भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद, शंकुक अनुमितिवाद और अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद, लेकिन भुक्तिवाद के जो प्रतिपादक आचार्य हैं वह हैं भट्ट नायक। भुक्तिवाद भट्ट नायक। और विकल्प सी के साथ अगर आप जा रहे हैं तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, जूठन के लेखक आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि दलित आत्मकथा है जूठन, जिसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। वहीं सूरजपाल चौहान की अगर बात की जाए तो इन्होंने तिरस्कृत और संतप्त नाम की 2 आत्मकथाएं लिखी हैं, और झोपड़ी से राजभवन तक माता प्रसाद की चर्चित रचना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 52 का राइट आंसर, अगर आपने आधुनिक हिंदी भाषा विकल्प बी चुन लिया है तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 53 है कि नई कविता के प्रवर्तक कौन थे? नई कविता का प्रवर्तक आपको बताना है, और
अगर नई कविता का प्रवर्तक आपने अज्ञेय को चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है। नई कविता नाम जो है वह अज्ञेय ने दिया था, लेकिन नई कविता का प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। नई कविता नाम जो है, नई कविता नाम यह अज्ञेय का दिया हुआ है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद तथा भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद यह रामविलास शर्मा की कृतियां हैं, जबकि कविता के नए प्रतिमान यह डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है। डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है। तो विकल्प डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि असाध्य वीणा कविता के रचनाकार कौन है। और अगर आपने कलगी बाजरे की सांप नदी के द्वीप हरी घास पर क्षण भर जैसी रचनाओं के रचना करने वाले रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को चुना तो डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अरे या यावर रहेगा याद किस विधा की रचना है। और यह भी रचना अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अज्ञेय की ही रचना है। और अगर इसकी विधा की बात की जाए तो यह यात्रा साहित्य है। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का अनुक्रम आपको बताना है। तो इसमें जो है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से देखा जाए तो दो बैलों की कथा कहानी का प्रकाशन काल 1931 ईस्वी ठहरता है। तो वहीं बड़े भाई साहब 1934 ईस्वी और कफन तथा क्रिकेट मैच दोनों 1936 ईस्वी की कहानियां हैं। तो विकल्प सी के साथ आप बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। यानी दो बैलों की कथा का प्रकाशन काल 1900 ईस्वी है और बड़े भाई साहब 1934 ईस्वी की है, जबकि कफन और क्रिकेट दोनों एक साथ की एक ही सन की लिखी हुई कहानियां 1936 ईस्वी की हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 58। कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक कौन है। कोठरी की बात कहानी के रचनाकार अज्ञेय हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह कौन सा नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें से जो है भाग्य रेखा, वांगचू और निशाचर यह भीष्म साहनी की कहानियां हैं, जबकि काठ का सपना यह मुक्तिबोध की रचना है। मुक्तिबोध की रचना है। तो विकल्प इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ, इसका आपको जवाब बताना है। और जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया पहला कहानी संग्रह फांसी 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इंदुमती कहानी के लेखक कौन है। तो हिंदी में लिखी गई पहली कहानी है यह किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा, जो सरस्वती पत्रिका में 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो विकल्प इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्यकृतियों का सही अनुक्रम क्या है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें जो है सही अनुक्रम आपका क्या होगा, इसका आपको जवाब बताना है। तो अगर आपने इसमें सेलेक्ट कर लिया है, देखिए यशोधरा कृति जो है इसका प्रकाशन काल 1932 ईस्वी है। यशोधरा का, वहीं द्वापर का 1936 ईस्वी है। और जो है पंचवटी जो है, पंचवटी का प्रकाशन काल आपका 1925 ईस्वी है। 1925 ईस्वी है।
जबकि साकेत का 1931 ईस्वी है। तो इस हिसाब से आपका विकल्प बनेगा पंचवटी, साकेत, इसके बाद यशोधरा, फिर द्वापर, यानी बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग का एक और नाम है, कौन सा नाम है यह आपको बताना है, और इसका जवाब अगर आपने जागरण सुधार काल दिया है तो सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कहीं ईश्वरी फाग किसकी रचना है? कहीं ईश्वरी फाग उपन्यास मैत्रेयी पुष्पा की रचना है, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्मृति दंश, बेगुनाह, गुनाह बेगुनाह और बेतवा बहती रही आंगन का पांखी, विजन जैसी रचनाएं इन्होंने की हैं मैत्रेयी पुष्पा जी ने। अगला प्रश्न है कि झांसी की रानी किस उपन्यासकार का नाम है? क्षमा करें, किस प्रकार का उपन्यास है, इसका आपको जवाब बताना है। तो झांसी की रानी एक ऐतिहासिक उपन्यास है, वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखा गया है, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो इसमें जो है सन्यासी लीलाचंद जोशी की रचना, बसंती भीष्म साहनी की, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की, जबकि चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी की रचना नहीं है, यह भगवती चरण वर्मा की रचना है, भगवती चरण वर्मा की रचना है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गोदान के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? तो गोदान जो है महाजनी सभ्यता की गाथा है, उपन्यास में मूलतः मालती की कथा है, यह विकल्प गलत है। मानव त्रासदी का भाष्य है और गोदान सामाजिक शोषण का लैंडस्केप है, यह तीन कथन सही हैं, तो विकल्प बी के साथ अगर आप कहे तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास गोपाल दास गहमरी द्वारा लिखा गया है? तो गोपाल दास गहमरी द्वारा लिखा गया इसमें उपन्यास है वह प्रेममयी है, विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन है? तो मुझे चांद चाहिए उपन्यास सुरेंद्र वर्मा की रचना है, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है? और देहाती दुनिया के रचनाकार भाषा के जादूगर नाम से प्रसिद्ध शिव पूजन सहाय हैं, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गोदान उपन्यास कैसा उपन्यास है? तो गोदान उपन्यास जो है वह आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नूतन ब्रह्मचारी किसकी रचना है? तो नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास जो है यह किसकी रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है बालकृष्ण भट्ट को तो बिल्कुल राइट आंसर है। यह बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया उपन्यास है, विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यह उपन्यास विधा की रचना है और बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति की रचनाकार कौन है? तो अप्रवासी की यात्रा नामक यात्रा वृतांत जो है यह डॉक्टर नगेंद्र की रचना है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग आपको बताना है और उत्तर में अगर आपने गुजरात सेलेक्ट किया है जयभट्ट के शिलालेखों में तो बिल्कुल राइट आंसर है। जयभट्ट के शिलालेखों में मिलता है, विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो कन्नौजी खड़ी बोली और ब्रज भाषा उत्तर प्रदेश की है, जबकि जो है जयपुरी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है, यह राजस्थानी भाषा की एक उपबोली है। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल क्या है? और अगर 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक आपने माना तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, विकल्प ए इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? तो जयपुरी को ढूंढानी नाम से भी जानते हैं। विकल्प सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता कौन सी बोली बोली जाती है? और उत्तर में अगर आपने ब्रज भाषा विकल्प बी चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि कौन सा वर्ण घोष है? इसका आपको जवाब बताना है। तो आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण घोष होता है। तो इसमें अगर विकल्प आपने डी चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्वर वर्गीकरण में नहीं है? तो आप जानते हैं कि ह्रस्व, दीर्घ, ह्रस्व होता है, प्लुत होता है, लेकिन जो है विकल्प इसमें आपका द्वित्व ध्वनियां, विकल्प डी जो है यह इसके स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संयुक्त स्वरों में जैसे अ है आपका, औ है। अगला प्रश्न, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है अथवा ह्रस्व का दुगुना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? तो ह्रस्व का दुगुना समय जब लगेगा तो वह जो है आपका दीर्घ स्वर कहलाता है अथवा गुरु स्वर कहलाता है। बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वियोग की दशाएं कितनी मानी गई हैं? तो वियोग की 10 दशाएं मानी जाती हैं साथियों, जिसमें अभिलाषा, चिंता, स्मृति, उद्वेग, गुण कथन, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण, ये 10 वियोग की दशाएं मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है कि बोरों सबय रघुवंश कुठार की धार में बारन ताज सरत्थें, अब बाण की वायु उड़ाए के लक्षण लक्ष्य करो और यहाँ समर्थ हैं। ये पंक्तियां किस रस का उदाहरण है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है रौद्र रस तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई है, क्योंकि भरत मुनि ने शांत रस को गिना नहीं था। अगला प्रश्न है कि नारी कुमुदनी अवध सर रघुपति विरह दिनेश, अस्त भय प्रगटहि भई निरखि राम राकेश। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया रूपक अलंकार तो विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भ्रांतिमान अलंकार वहां होता है जहां रिक्त स्थान है। तो गुण, धर्म आदि की सादृश्यता के कारण जब उपमेय को उपमान समझ लिया जाए वहां जो है भ्रांतिमान अलंकार होगा। विकल्प सी के साथ आप राइट आंसर हैं। क्षमा करें, गुण और धर्म के सादृश्य के कारण उपमेय को उपमान समझ लिया जाए। विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कमल कोमल कर में सप्रीत, इस पंक्ति में किसका लोप हुआ है? तो कमल कोमल कर में सप्रीत, इसमें लोप हुआ है आपका वाचक शब्द का। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं? 14 या 16-12 मात्राओं पर यति होती है। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा हर गीत का छंद। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उपेंद्र बजरा किस प्रकार का छंद है? इसका आपको जवाब बताना है, और अगर जवाब में आपने वर्णिक छंद चुना तो बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिसका वर्ण क्रम आदि लघु, मध्य लघु, अंत लघु हो उसका गण क्या बनेगा? तो इसका जो है तीनों ही अगर लघु हो तो उसका गण बनेगा आपका
आदि लघु हो, मध्य गुरु हो और अंत जो है वह लघु हो, यानी जगण बनेगा। विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। राजभान सलगा होता है ना, राजभान या माता राजभान सलगा, सूत्र से अगर आप निकालेंगे तो य माता राज भान, यह है ना, यहां से जगण में आपका देखिए लघु, दीर्घ और लघु, तो बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो नरेश का संधि विच्छेद नर धन ईश गुण संधि का उदाहरण है, तो नर और ईश नरेश बनेगा। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तथैव का संधि विच्छेद आपको बताना है। तथा धन एव, तथैव वृद्धि संधि का उदाहरण है, तथा धन एव, विकल्प ये इसका राइट आंसर है। अत्याचार का संधि विच्छेद बताना है, तो अति धनाचार, अति धनाचार अत्याचार बनेगा। अगला प्रश्न है कि मृगनयन में समास कौन सा है। तो मृगनयन में समास आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने मृग के नयन, मृग के समान जो नयन हो, यानी कर्म का धारय हो रहा है इसमें, विकल्प 20 का राइट आंसर हो जा रहा है। अगला प्रश्न है कि जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है, वे शब्द क्या कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा द्विगु समास। संख्यावाची पहला पद हो संख्यावाची द्विगु समास, बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होगा कि अच्छा व्यवहार सीख लेना, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। आंख खुलना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, और इसका अर्थ अगर हो जाएगा ज्ञान होना, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प ए। अगला प्रश्न, नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्त का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें से जो है नरक, स्वर्ग और खग यह तत्सम शब्द हैं, जबकि पुहमी तद्भव है, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इसमें जो है पुहुप शब्द तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो प्रश्न संख्या 101 में जो है नेह शब्द जो है यह तद्भव है, बाकी नग्न, नख और क्षमा यह तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न है कि वह मुझसे अलग रहता है में रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि कौन सा कारक है। तो वह अलग रहता है मुझसे में, तो अलग होने का बोध, अपादान अलग होने के लिए बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक में बहुवचन क्या होगा, और जवाब अगर आपने उन्हीं चुन लिया है तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। तो हथियाना चिकनाना नाम धातु क्रिया है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो इसमें अगर कुटुंब शब्द आपने सेलेक्ट किया तो यह पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है कि बेल शब्द का बहुवचन क्या होगा, और अगर आपने बेलें सेलेक्ट किया तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा। तो जवाब हो जाएगा दुष्कर, ए विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पुराण में एक प्रत्यय संयुक्त होकर क्या बनेगा। तो पुराण में एक प्रत्यय लगने पर पौराणिक बनेगा, पौराणिक, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हानि का विलोम क्या होगा। बड़ा आसान सा जवाब है लाभ। घर की आय का हिसाब मां रखती है, आय का विलोम क्या होगा।
तो आय का विलोम होता है व्यय। अगला प्रश्न, तृष्णा शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है? तो तृष्णा शब्द का पर्यायवाची इसमें लिप्सा बनेगा, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्द युग में अर्थभेद को छांटिए। तो इसमें जो है सही जवाब क्या बनेगा? शव जलाने हेतु लकड़ी का ढेर फिक्र, यह जो है विकल्प गलत है। बाकी यह विकल्प इसमें राइट आंसर बनेगा। चिता और चिंता, चिंता का अर्थ होता है फिक्र करना और चिता का अर्थ होता है शव जलाने हेतु जो लकड़ी इकट्ठा की जाती है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक वाक्य अशुद्ध है, उसका आपको चयन करना है। तो इसमें से अशुद्ध वाक्य का चयन अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प ए को, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है 114 का कि युवम अपतत का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा तुम लोग गिर गए, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि छात्रा चली गई का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? जवाब हो जाएगा विकल्प सी, छात्रा अगच्छत। अगला प्रश्न है कि महाकवि माघ की रचना इसमें से कौन सी है? तो इसका जवाब हो जाएगा शिशुपाल वधम, डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध कौन सा है? और इसका जवाब अगर आपने विकल्प डी सेलेक्ट कर लिया तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि विधि शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प ए चुन लिया पुल्लिंग में तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।